एग्जाम क्रैक करना है बच्चों तो केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। Without chemistry, the selection is not possible in JEE 2027 and NEET 2027 and any other competitive exam related to the chemistry. और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको कहूं कि मेहनत आपको करनी है तो मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसी के साथ वेलकम है आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर नंबर 17। तो लेक्चर नंबर 17 के अंदर हम मास्टर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल को विच इज वेव मैकेनिकल मॉडल। और वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो वेव मैकेनिकल मॉडल आपके फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में हम इसे पढ़ते हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 में विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। वेव मैकेनिकल मॉडल को आज हम मास्टर करने वाले हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि श्रोडिंगर ने जो वेव मैकेनिकल मॉडल दिया था उसका क्या सिग्निफिकेंस था। अगर कोई भी वेव फंक्शन है तो उस वेव फंक्शन को देखकर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या आप वेव फंक्शन को देखकर ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये वेव फंक्शन किस ऑर्बिटल का है। अगर हाँ निकाल सकते हैं तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज के लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस पोजीशन पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है या फिर नहीं है, और है तो किस जगह पर है, किस डिस्टेंस पर है, नहीं है तो किस डिस्टेंस पर नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें हम मास्टर करने वाले हैं with the help of Schrodinger wave mechanical model or you can say that Schrodinger wave equation। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल। हेडिंग लिख लीजिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड वेव मैकेनिकल मॉडल की, तो श्रोडिंगर कौन था। श्रोडिंगर वाज एन मैथमेटिशियन। श्रोडिंगर कोई केमिस्ट नहीं था। श्रोडिंगर कौन था बेटा, श्रोडिंगर एक मैथमेटिशियन था। उसने क्या किया, उसने डी ब्रोवे कॉन्सेप्ट को देखा एंड उसने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा। इन दोनों प्रिंसिपल्स को देखकर उसने कुछ बातें सीखी और उन दोनों मॉडल्स की हेल्प से उसने डेराइव की अपनी वेव इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहती हूं कि ये जो मॉडल है वेव मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। तो मैंने कहा कि वेव मैकेनिकल मॉडल is based on two principles. First is de Broglie concept and second is Heisenberg's uncertainty प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आइए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डी ब्रोवे ने क्या बताया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था। हाइजेनबर्ग्स ने क्या बताया था, इसने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मैंने कहा कि डी ब्रोवे ने क्या बताया, डी ब्रोवे ने बताया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग्स ने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर।
क्लियर है? इन दोनों मॉडल्स की हेल्प से श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन डेराइव की। अब इसने अपनी जो वेव इक्वेशन डेराइव की थी वो इन दोनों प्रिंसिपल पर बेस्ड थी। तो हमने कह दिया कि अगर हम बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो व्हाट वाज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? तो वेव इक्वेशन जो थी वो हमारी थी, आपको बस ये वेव इक्वेशन देखनी है और ऐसा का ऐसा इसको भूल जाना है, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए आपको बताया जा रहा है, बाकी इस इक्वेशन से हम कुछ भी डेराइव नहीं करने वाले। तो सबसे पहले मैंने कहा दिस वेव इक्वेशन इज डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें ये जो एक त्रिशूल सा साइन दिख रहा है, शिव जी का जो त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है सावन के महीने में, वो क्या है? इट इज द वेव फंक्शन। क्या है बेटा? साई। इसको क्या बोलोगे आप? साई। इट इज नॉट पी साई, पी इज साइलेंट। तो ये है आपका साई। व्हाट इज इट? इट इज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in a orbit at distance r। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो वेव फंक्शन है, क्या मतलब है वेव फंक्शन का? वेव फंक्शन के अंदर दो वर्ड्स है, एक वेव एंड एक फंक्शन। किसी भी वेव का मैथमेटिकल फंक्शन इज अ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन का मतलब क्या हो गया? मैथमेटिकल फंक्शन या मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ अ वेव। ठीक है, अब ये वेव किसके द्वारा जनरेट की जा रही है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कोई ना कोई वेव जनरेट कर रहा होगा, कोई ना कोई वेव अगर जनरेट कर रहा होगा तो उस वेव का कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? वेव फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये वेव है, ठीक है, मैंने कहा इस वेव को डिफाइन करने के लिए कोई मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए। दिस इज नोन एज वेव फंक्शन। और ये जो वेव फंक्शन है, अगर मैं बात करूं यहां पर, इट इज द मैक्सिमा पॉइंट। तो मैंने कह दिया ये क्या है आपका? एम्पलीट्यूड। ये क्या है आपका? एम्पलीट्यूड है। यस और नो, दोनों ही एम्पलीट्यूड है। हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो मैंने कह दिया कि एम्पलीट्यूड अगर यहां पर हम देखें तो वेव फंक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड। तो मैंने कह दिया कि वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूं, वेव फंक्शन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि इस इक्वेशन में एक और टर्म आ रखी है विच इज ई। क्या होता है ई? ई होता है आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट डिस्टेंस आर। क्लियर है? आइए, मैंने कहा एक और टर्म है वी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट डिस्टेंस आर। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा ये टर्म्स तो मैंने देख ली और इस इक्वेशन को भूल जाइए। ठीक है, मैंने कहा आपको भूल जाइए। काम क्या आने वाला है वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाती जाऊंगी। धीरे धीरे आपको बेसिक चीजें देखनी है और जैसे ही आप सारी बेसिक चीजें सीख जाएंगे, आप चुटकियों में सारी चीजें निकालने लगेंगे और आपको बहुत ही मजा आने लगेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि अगर इस इक्वेशन की बात करें, सारी टर्म्स तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर देख ली। अब मेरे पास है वेव फंक्शन। तो मैंने कहा कि अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं तो यहां पर जो ये वेव फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन श्रोडिंगर ने डिराइव किया था, ये कंप्लीटली सॉल्व किया जा सकता है फॉर हाइड्रोजन एटम, बट
अगर हम दूसरे किसी एटम की बात करें तो दूसरे किसी एटम के लिए सॉल्व तो किया जा सकता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, ये पार्शियल सॉल्व हो सकता है फॉर अदर एटम्स, बट हाइड्रोजन एटम के लिए 110% क्या है, करेक्ट है। तो हमने कह दिया दिस वेव फंक्शन कैन बी सॉल्व completely for hydrogen atom but partially for other atoms। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा ये जो श्रोडिंगर था भैया, तो उसने, हमने अभी तक 4 क्वांटम नंबर पढ़े विच इज n, l, m एंड s, ये 4 क्वांटम नंबर मैंने पढ़े। इन 4 क्वांटम नंबर में बेटा जो स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर्स है वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बट द फोर्थ वन वाज द थ्योरेटिकल क्वांटम नंबर जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, उसका कोई रियलिटी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, सबसे पहले मैंने कहा श्रोडिंगर derived the quantum numbers n, l and m from its wave equation but the s, या फिर आप कह सकते हो स्पिन क्वांटम नंबर, is a theoretical क्वांटम नंबर। क्लियर इतनी सी बात? तो मैंने कहा एन, एल और एम क्या है, डेराइव्ड फ्रॉम वेव फंक्शन या फिर वेव इक्वेशन। तो मैंने कहा एस की वैल्यू फिर हम वेव इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, वेव फंक्शन से नहीं निकाल सकते, बट वेव फंक्शन से हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की, एल की और एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट कि वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन the value of n, l and m। सीक्वेंस यही रहेगा, ध्यान रहे, m को पहले नहीं लिखना है, l को पहले नहीं लिखना है, सीक्वेंस यही रहेगा। तो मैंने कहा कि लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है, आपको लिखा हुआ है साई 3,2,0, ठीक है। तो मैंने कहा आपको बताना है कि n, l और m की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले कौन आता है, n, तो साई n की वैल्यू कितनी, 3, L की वैल्यू कितनी, 2, M की वैल्यू कितनी, 0। तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3, और L की वैल्यू 2 पर कौन सा ऑर्बिटल होता है, D ऑर्बिटल। तो आपने कह दिया 3D ऑर्बिटल। किसकी बात हो रही है, वेव फंक्शन किसका है, 3D ऑर्बिटल का है। मैंने कह दिया लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है साई 1 0 0, ठीक है। तो ये किसका वेव फंक्शन है, तो n की वैल्यू कितनी, 1, L की वैल्यू 0, मतलब ऑर्बिटल कौन सा हो गया, सबशेल कौन सा हो गया, s, m की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो क्या हो गया आपका 1s ऑर्बिटल। ऐसे आपको निकाल, क्लियर है इतनी सी बात, हाँ या ना? अगर मैंने आपको कहा 5D के लिए वेव फंक्शन बताइए, तो वेव फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे आप, 5D के लिए, तो आपने कह दिया ये 5D, n की वैल्यू कितनी हो गई 5, L की वैल्यू कितनी हो गई 2, M की वैल्यू इट कैन बी एनीथिंग, मतलब -2 से लेकर +2, -2 प्लस -1, 0 +1 +2, इस तरीके से हो सकती है। तो आपने कहा दो वैल्यू तो फिक्स्ड है, n और l, तो आपने कह दिया साई 5,2, हो सकता है 1 हो, तो आपने लिख दिया 5,2,1। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए। अब मैंने कहा ये तो आपने सीख लिया कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लेकिन वेव फंक्शन के भी दो पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है बेटा वेव फंक्शन के, दो पार्ट्स है। तो मैंने कह दिया कि वेव फंक्शन इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये त्रिशूल को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। एक है
रेडियल वेव फंक्शन और एक है एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, तो मैंने कहा एंगुलर वेव फंक्शन एंड रेडियल वेव फंक्शन में क्या डिफरेंस है। रेडियल वेव फंक्शन उस इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइंड है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एट डिस्टेंस आर पर। क्लियर है। आइए, तो एंगुलर वेव फंक्शन का क्या मतलब है। एंगुलर वेव फंक्शन सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, एंगल्स पे, मतलब थीटा एंड फाई एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले रेडियल पार्ट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन दी रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो आर फ्रॉम दी न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई आर से, या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर आर से। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा एंगुलर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साई 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 थीटा एंड फाई। ठीक है, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर थीटा, सॉरी आर थीटा फाई। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं रेडियल वेव फंक्शन की, तो रेडियल वेव फंक्शन दो क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करता है। किस किस पर, एन और एल पर। तो मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन एन कॉमा एल। ये किस किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले ये एट एंगल पर डिपेंड, सबसे पहले ये कहां डिफाइंड है, एट अ एंगल। ठीक है, तो मैंने कहा वेव फंक्शन of electron revolving in revolving around the nucleus, at distance r and at angle theta and phi। क्लियर है। तो मैंने कहा ये किस किस क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, तो मैंने कह दिया डिपेंड्स ऑन एल कॉमा एम। दो क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर ये डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा कि अगर ये इन दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा है बेटा, तो सबसे पहले जैसे जैसे एल की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एंगुलर पार्ट चेंज होगा, जैसे जैसे एन और एल की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे रेडियल पार्ट चेंज होता जाएगा। क्लियर है। इतनी सी बात समझ में आती है। मैंने कहा कि यहां पर हम दो टाइप के नोड्स पढ़ते हैं। व्हाट इज नोड, तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं नोड की बात करूं तो व्हाट इज नोड। नोड वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो है। क्या है, एकदम जीरो। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन इज जीरो एट नोड, या फिर आप कह सकते हो इट इज द रीजन वेयर probability of finding electron is zero। क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा कि अगर ये प्रोबेबिलिटी जीरो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है, मतलब वहां पर क्या है, नोड। अब ये किसी एंगल पर भी जीरो हो सकती है, किसी डिस्टेंस पर भी जीरो हो सकती है, हाँ या ना। तो इसी के बेसिस पर नोड्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। जैसे मैंने कह दिया नोड्स को हमने डिवाइड कर दिया दो नोड्स में, दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में। मैंने कहा पहला है रेडियल नोड
और दूसरा है हमारे पास एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, रेडियल नोड कहां पर होगा? एट डिस्टेंस r पर होगा। तो मैंने कहा रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी of finding electron is zero at distance r from the nucleus। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज एंगुलर नोड? तो एंगुलर नोड क्या होता है? तो मैंने कहा वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो जीरो है बट एट एन एंगल है। तो मैंने कह दिया कि रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो at an angle to the axis। यहां तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने कहा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाईएस्ट है, मान लो, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसके बाद ये वाला जो रीजन है, ये जो बीच का खाली रीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा इसके वापस आगे क्या मिल रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो रीजन है आपके पास, ये जो रीजन है वो क्या हो गया? मेरा नोड। तो ये न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस के ऊपर है, तो आपने कह दिया इस डिस्टेंस पर क्या है? आपका नोड प्रेजेंट है। तो किसी आर डिस्टेंस पर है तो आप इसे क्या कहोगे? रेडियल नोड कहोगे। क्या कहोगे आप इसे? रेडियल नोड। अब मैंने कहा एंगुलर नोड क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास में पी ऑर्बिटल है। पिछली क्लास में मैंने आपको बलून से समझाया था। मैंने कहा कि अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो इनकी पोलैरिटी क्या होती है? ऑपोजिट होती है। ये भी समझेंगे इन साइन का क्या मतलब है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले मान लो मेरे पास में यहां पर तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर आगे मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, फिर से मुझे आगे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये तो क्या हो गया? एट डिस्टेंस आर हो गया। तो ये तो हो गया मेरा रेडियल नोड। यहां पर भी मैंने कहा यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बीच में नहीं मिल रहा, फिर से लास्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? मेरा रेडियल नोड। लेकिन अगर मैं यहां पर कह दूं कि अगर आपके पास में एक एंगल है, जैसे कि मान लो मेरे पास में ये वाला प्लेन है, तो इस प्लेन में क्या मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? यहाँ तो न्यूक्लियस है, ये तो प्लेन है। तो मैंने कहा किसी एंगल के ऊपर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो दिस इज माय एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर एंगुलर नोड की, तो ऐसे हम देखेंगे कि एंगुलर नोड क्या होगा, रेडियल नोड क्या होगा। जहां पर रेडियल नोड होंगे वहां पर जो रेडियल वेव फंक्शन है वो जीरो होगा। तो मैंने कहा एट रेडियल नोड साई आर या फिर आर आर इज जीरो। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एट एंगुलर नोड की, तो एंगुलर वेव फंक्शन क्या हो जाएगा इसमें? जीरो। तो मैंने कहा एट एंगुलर नोड एंगुलर वेव फंक्शन मतलब साई थीटा फाई क्या हो जाएगा आपका? जीरो। क्लियर है इतनी सी बात? अब मैंने कहा ये भी मैंने समझ लिया। अब मैंने कहा कि वेव फंक्शंस की अगर हम बात करें तो नोड्स मैंने समझ ली कि नोड्स क्या होते हैं। अब मुझे इन नोड्स को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले इन नोड्स के डिटर्मिनेशन के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले थीटा फाई और हम आर को समझ लेते हैं। मेरे पास में लेट सपोज मेरे पास में प्रेजेंट है बेटा, मेरे पास प्रेजेंट है एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो सॉरी ये मान लो मेरा y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है और ये मान लो मेरी z एक्सिस है, ठीक है। मैंने कहा किसी r डिस्टेंस पर, ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा है? किसी r डिस्टेंस के ऊपर, ये मेरा r डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने कहा r डिस्टेंस पर बैठा है, तो मैंने कहा यहां से मैं कुछ क्या पास कर देती हूँ?
कुछ परपेंडिकुलर इस तरीके से पास कर दिया। मैंने कहा यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके क्या होंगे, एक्स पर जो पॉइंट होगा, वाई पर जो होगा और जेड की करस्पॉन्डिंग जो होगा वो होगा। तो मैंने कहा एक्स, वाई और जेड इसके क्या हो गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो। अब मैंने कहा मुझे निकालना है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, तो मैंने कह दिया ये हो गया हमारे पास में आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा। क्या हो गया ये आपका आर कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है मेरा थीटा एंगल है, ये क्या है मेरा थीटा एंगल है। अब मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट से, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आपको एक और एक्सिस पास करनी है, विच इज कहां पर, एक्स और जेड प्लेन पर आपको एक एक्सिस पास करनी है, ये आपका एक्स और जेड प्लेन। मैंने कहा ये जो एंगल है वो कितना है, फाई एंगल है। ये कितना एंगल है, फाई एंगल है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर इस पॉइंट की बात करूं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका आर साइन फाई। कितना हो गया, आर साइन फाई। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले आपके पास हो गया, अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहां से भी क्या पास कर दिया, एक टेंजेंट पास कर दिया, और इसके अलॉन्ग भी मैंने क्या पास कर दिया, एक टेंजेंट पास कर दिया। मैंने कहा ये कितना हो गया, आर साइन थीटा साइन फाई, और ये कितना हो गया, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, ऐसा ही आपको देखना है और इसी को यहां पर ही भूल जाना है। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो ये क्या मूव करेगा, पूरा का पूरा स्फेरिकली मूव करेगा, पूरा सर्कुलर मूवमेंट करेगा। तो मैंने कह दिया ये क्या मूव कर रहा है, इस तरीके से पूरे सर्कल में मूव कर रहा है। यहां पर चारों तरफ कितना डिस्टेंस होगा, आर आर आर, चारों तरफ क्या होगा आपका, इक्वल डिस्टेंस आर होगा। क्लियर है इतनी सी बात। तो आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं एक्स, वाई और जेड की, तो एक्स तो क्या हो गया मेरे पास, आर साइन थीटा साइन फाई, वाई हो गया आपके पास आर कॉस थीटा, मेरे पास जेड हो गया आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, अब आ जाओ मेरे पास में, ये तो मैंने समझ लिया, ये समझने वाली बात नहीं है, इसको बस देखना है, ऐसा का ऐसा आपको भूल जाना है। ठीक है, यहां से कुछ भी हमारे पास में क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना, ज्यादा अपने दिमाग को हैंग नहीं करना है। ठीक है, आइए, अब मैंने कहा ये आपने देख लिया, इसके बाद मैं आपको कहती हूं कि अगर मैंने आपको कहा कि ये रेडियल नोड और एंगुलर नोड आपको कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स कितनी होती है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, n-1। कितनी होती है टोटल नोड्स, n-1। एंगुलर नोड कितनी होती है, तो एंगुलर नोड होती है किसी में भी l के बराबर, और रेडियल नोड कितनी होती है, रेडियल नोड होती है आपके पास n-l-1 के एक। ध्यान रहे ये तीनों फॉर्मूला। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, लेट सपोज मैंने कह दिया 5s ऑर्बिटल है, तो मैंने कहा टोटल नोड्स तो कितनी हो जाएंगी, तो मैंने कहा n की वैल्यू 5 - 1, टोटल नोड्स हो गई 4। मैंने कहा एंगुलर नोड्स कितनी हो गई, s के लिए l की वैल्यू कितनी, 0। तो मैंने कहा रेडियल नोड कितनी हो गई, तो मैंने कह दिया सारी नोड्स फिर रेडियल ही हो गई, आप वैल्यू भी पुट कर देख सकते हो, 5 - l की वैल्यू 0 - 1 कितनी हो गई, 4। ठीक है, मैंने कहा मान लो आपके पास में 5p है, तो मैंने कहा टोटल हो गई 5 - 1 कितनी, 4। एंगुलर नोड कितनी हो गई, तो एंगुलर नोड हो गई आपके पास में 5p के अंदर एंगुलर नोड हो गई, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो एंगुलर नोड हो गई आपकी 1। मैंने कहा रेडियल नोड कितनी हो गई, फिर 4 - 1 बची हुई रेडियल नोड होंगे, मतलब 3 निकाल कर इस मामले से भी देख सकते हो, 5 - 1 - 1 कितनी हो गई आपके पास। क्लियर है इतनी सी बात, चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा इस तरीके से आप कैलकुलेशन तो कर लोगे इजीली, लेकिन आपको अब बनाने हैं ग्राफ। क्या बनाने हैं आपको, ग्राफ। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं ग्राफ्स की, तो आपको 3 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको ग्राफ पढ़ना है साई आर वर्सेस रेडियल डिस्टेंस आर, फिर आपको पढ़ना है साई स्क्वायर आर वर्सेस रेडियल डिस्टेंस आर, फिर आपको पढ़ना है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर डी आर वर्सेस आर क्लियर है। तो आपने कहा कि ये क्या है, वेव फंक्शन वर्सेस आर रेडियल डिस्टेंस, ये साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। एक एक बात को समझेंगे
वर्सेस आर, ये हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो मैंने कहा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, इसी को शॉर्ट में लिखते हो आप आरपीडीएफ वर्सेस आर, ठीक है। आइए अब मैंने कहा सबसे पहला तो ग्राफ है आपके पास वेव फंक्शन आर वर्सेस आर, या फिर आप लिख सकते हो इसी को ही आर आर वर्सेस आर, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको देखना है एस के लिए ग्राफ कैसा आएगा, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए कैसा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले आपके पास में अगर मैं बात करूं एस के ग्राफ की, तो एस का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होता, जीरो से शुरू नहीं होगा। क्यों नहीं होता? तो मैंने कहा कि फॉर एस सबशेल, एस सबशेल की बात करें तो एस सबशेल का जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो मैंने कहा एस सबशेल का वेव फंक्शन मैं आपको लिखवा देती हूँ कि एस सबशेल का वेव फंक्शन क्या होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू जेड अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, ठीक है, इनटू ई की पावर माइनस 2ZR अपॉन ए नॉट, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ये है आपका एस सबशेल का वेव फंक्शन। देखिए क्या इस एस सबशेल में यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आर आया हुआ है? नहीं आया है। तो मैंने कहा अगर आर नहीं है, मैंने कहा अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, ये रहा मेरा एस सबशेल, मैंने कहा जीरो डिस्टेंस आर, आर इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा? जस्ट न्यूक्लियस के बाहर होगा। मैंने कहा अगर r इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगी तो मेरे को देखना है साई कितना होगा, r इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगी तो किसी की भी पावर जीरो कितना होता है? 1, तो क्या कभी वेव फंक्शन जीरो हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मल्टीपल में r नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर s के वेव फंक्शन में r मल्टीपल में नहीं होता, इसी वजह से इसका ग्राफ कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होता। जबकि पी डी एंड एफ का जो वेव फंक्शन होता है उसके अंदर जो वेव फंक्शन है उसमें यहाँ पर आर मल्टीप्लाई में होता है। तो अगर आप आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो किसी को भी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता है? जीरो। तो वेव फंक्शन उस आर इक्वल्स टू जीरो पर कितना हो जाता है? जीरो। इसी वजह से पी डी एंड एफ में जो ग्राफ होता है वो शुरू होता है कहां से? ओरिजिन से। ये रीजन ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर ग्राफ of S subshell cannot start with origin, ठीक है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, लेट सपोज ये ग्राफ है साई आर और ये आर, ठीक है। मैंने कहा ग्राफ शुरू हुआ तो ग्राफ कैसा आ गया आपका? ठीक है। मैंने कहा मान लो ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, अगर ये पॉजिटिव स्फीयर, अगर ये पॉजिटिव फेज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, तो ये कैसा आएगा ग्राफ? ऐसा। अगर यही नेगेटिव इसका फेज होगा तो कैसा आ जाएगा ग्राफ आपका? कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये आ गया आपका नेगेटिव, ये आ गया आपका पॉजिटिव। व्हाट इट मीन्स कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैथमेटिकल वेव फंक्शन है वो उस ऑर्बिटल के लिए नेगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर वो वेव फंक्शन के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमेशा जो ये लोब होगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर लोब पर चार्ज नेगेटिव है तो आपके पास में क्या हो जाएगा? वेव फंक्शन की वैल्यू कैसी मिलेगी आपको? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब दूसरे एस ऑर्बिटल के लिए बनाकर देखते हैं जरा। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले लेट सपोज मैंने 5s के लिए बनाया, तो सबसे पहले मेरे पास में रेडियल नोड क्या हो गया?
तो रेडियल नोड सॉरी, पहले तो मैं टोटल नोड्स निकाल लूं। तो मैंने कहा टोटल नोड्स कितनी हो गई n-1, मतलब 5 - 1 कितना 4। रेडियल नोड कितनी हो गई, तो मैंने कहा रेडियल नोड हो गई आपकी 5 - 0 - 1 कितनी 4। मतलब कि मैंने कहा रेडियल नोड्स के ऊपर वेव फंक्शन 0 होगा। तो ग्राफ आ गया आपका साई आर वर्सेस आर। मैंने कहा ग्राफ तो यहां से शुरू होगा क्योंकि एस ऑर्बिटल है। मैंने कहा एक आ गया आपके पास में, यहाँ 0 हो गया। फिर मैंने कहा आगे बढ़ा दूसरा नोड, फिर मैंने कहा ये तीसरा नोड, ये आ गया आपका चौथा नोड, और ये वाला आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो कितनी नोड्स हो गई, 1 2 3 और 4 नोड्स। ये क्या हो गई आपकी सारी की सारी, ये सारी की सारी हो गई आपकी रेडियल नोड्स। क्लियर है इतनी सी बात। अब मैंने कहा कि अगर आपका इस एक्सिस को ग्राफ जीरो, इस एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है इसको ग्राफ कट कर रहा है, बट आर इक्वल्स टू 0 और आर इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कट कर रहा है, तो वो कभी भी रेडियल नोड में काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाल के एक और बात लिख ली, at r equals to 0 and r equals to infinite there is no node. Counted. क्लियर है इतनी सी बात। चलें आगे, आइए। अब मैंने कहा लेट सपोज आपको ग्राफ बनाना है बेटा 4s के लिए। मैंने कहा रेडियल नोड्स कितनी हो गई, तो मैंने कहा n-l-1, 4 - 0 - 1 कितनी हो गई, 3 रेडियल नोड। ग्राफ आपने बना दिया साई आर वर्सेस आर में। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, ये पहली नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, और ये क्या हो गई आपकी इंटरसेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, आइए। ये था आपका एस का ग्राफ। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं पी डी एंड एफ के लिए, तो इन तीनों के ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विथ ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो मतलब ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरीके से, हाँ या ना। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, लेट सपोज मेरे पास एग्जाम्पल है 2p 3d 4f। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि इनके लिए अगर मैं बात करूं तो रेडियल नोड्स कितनी आ रही हैं, इनके लिए रेडियल नोड्स आती है आपके पास में 2 माइनस p के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। कितनी आ गई आपके पास, 0 नोड्स आ गई। कितनी आ गई, 0 नोड्स आ गई। ठीक है, यहां पर भी कैलकुलेट करोगे 0 ही आएगी। कैलकुलेट कर लो 3 - 2 - 1 कितनी आ गई 0, सबके लिए 0 आएगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर 0 नोड्स आ रही हैं तो ग्राफ कैसा आ गया, साई आर वर्सेस आर। यहां से शुरू किया आपने ग्राफ, इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा, तो ग्राफ आ गया आपका ऐसा। क्लियर है, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब मैंने कहा मान लो मेरे पास में P सबशेल है, तो P सबशेल ये हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मैंने कहा ये वाला ग्राफ किसके लिए, पॉजिटिव वाले लोग के लिए। तो नेगेटिव वाले लोग के लिए क्या आ जाएगा ग्राफ, अगर ये नेगेटिव आएगा वेव फंक्शन, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। अगर वेव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने कहा द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन ऑफ P subshell having opposite sign in both the lobes। मैंने कहा कि P सबशेल के जो दोनों लोब्स है उनके वेव फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है, आपस में एकदम नेगेटिव ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, तो मैंने कह दिया वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन value of wave function of P subshell are opposite in sign for both the lobes। क्लियर है, आइए। अब मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है 3p 4d 5। ठीक है, तो मैंने कहा क्या होगा यहाँ पे, तो मैंने कहा यहाँ रेडियल नोड आती है आपकी एक। कितनी रेडियल नोड्स आती हैं आपके पास, एक रेडियल नोड आती है। तो मैंने कहा एक रेडियल नोड है तो ग्राफ कैसा बनाओगे,
ये एक रेडियल नोड, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, मैंने कहा अगर आपके पास में ग्राफ आ जाए 4p 5d एंड 6f, ग्राफ तो शुरू होगा 0 से, रेडियल नोड्स कितनी आएंगी यहाँ पर 2, ये पहली नोड, ये दूसरी नोड और ये तीसरी। क्लियर है इतनी सी बात? आइए इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है साई आर वर्सेस आर के बीच। ठीक है, आइए अब दूसरा ग्राफ है आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, इसी को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर वर्सेस आर। अब मैंने साई स्क्वायर क्यों किया, प्रोबेबिलिटी के अंदर हम स्क्वायर क्यों कर देते हैं उसको, तो मैंने कहा वेव फंक्शन की वैल्यू तो आपने देख ली, इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू, ये तो नेगेटिव आ सकती है, बट क्या कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? तो मैंने कहा कि मान लो अगर आपको मुझसे मिलना है या हम दोनों को मिलना है, हम दोनों के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो हम कभी भी ना मिले तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई मिलने की, मैंने कहा कभी मिल सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है 2%, 5%, 10%, 50%, 100%, कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या कभी ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? मेरी आपसे मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो -1% है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, बट वेव फंक्शन नेगेटिव होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वेव फंक्शन का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अगर वेव फंक्शन नेगेटिव भी है तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो अगर आपने साई का स्क्वायर कर दिया तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक पॉजिटिव वैल्यू। इसीलिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को निकालने के लिए हमने क्या किया, उस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, तो उस वेव फंक्शन का स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिल गई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल गई। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, तो सबसे पहले मैंने कह दिया देखो, अब मैंने कहा सबसे पहले फिर से वही एस सब शेल के लिए, तो मैंने कहा एस सब शेल के लिए क्या आ जाएगा, मान लो आपके पास 2s है, तो मैंने कहा 2s है तो आपके पास में रेडियल नोड्स कितनी आएंगी, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया, 1। मैंने कहा ग्राफ तो एस का कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से नहीं होता, मैक्सिमम से होता है, तो मैंने कहा साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, यहां से शुरू कर दिया आपने ग्राफ। रेडियल नोड्स कितनी है, एक, ये रही आपकी एक रेडियल। ये तो क्या था आपका, ये क्या था, ये वेव फंक्शन था, स्क्वायर नहीं था इस टाइम पे, ये नेगेटिव वैल्यू थी, अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये ग्राफ पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ग्राफ किसमें चेंज हो गया आपका, ग्राफ चेंज हो गया आपका साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ, ये आपका ग्राफ आ गया इस तरीके से। तो इस बार ये कट नहीं करेगा, ये सिर्फ टच करेगा, तो मैंने कहा ये क्या हो गई आपकी रेडियल नोड। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा लेट सपोज आपके पास एग्जांपल है 5s, रेडियल नोड्स कितनी होंगी, 5 माइनस 0 माइनस 1 कितनी, 4। ग्राफ कैसा बनाओगे, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ग्राफ शुरू कर दिया यहां से, ये पहली नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, ये चौथी नोड, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कितनी नोड्स आ गई, 1 2 3 और ये 4। क्लियर है? आ जाओ, अब मैंने कहा क्या आपको ये हाइट डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, तो ये डिक्रीज क्यों हो रही है, ये रीजन जेई में पूछा जाता है। तो मैंने कहा देखो ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस से ये कुछ डिस्टेंस है, मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये कुछ डिस्टेंस है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियस के दूर। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ रहना चाहेगा, पॉजिटिव के पास रहना चाहेगा, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, न्यूक्लियस के पास। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो मैंने कहा ऑन इंक्रीजिंग आर या फिर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजेस। क्लियर है? आइए
तो मैंने कहा इस वजह से ये हाइट क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जब आप आरपीडीएफ का ग्राफ पढ़ोगे ये हाइट इंक्रीज होगी, वहां देखेंगे ये हाइट क्यों इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन है। आइए अभी मैं बताती हूँ आपको पी डी एंड एफ का ग्राफ। तो मैंने कहा सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास 2p 3d और 4f। रेडियल नोट्स कितनी आएंगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगी आपके पास में 0। कितने नोट्स आएंगे, 0। ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से। ये साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ग्राफ शुरू कर दिया यहां से। क्या कोई नोड है, नहीं है। ग्राफ कैसा आ गया आपका, एंड ये टच नहीं करेगा। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा कि आपके पास एग्जाम्पल है 3p 4d 5f। रेडियल नोट्स कितनी आएंगी, ये आएगी आपके पास में 1 रेडियल नोट। ग्राफ आपने बना दिया साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। ये एक रेडियल नोड और ये इंटरसेक्ट नहीं करता, हाइट डिक्रीज होती जाएगी। अब मैंने कहा कि आपके पास एग्जाम्पल है लेट सपोज 4p 5d 6f। रेडियल नोट्स कितनी आएंगी, 2। तो मैंने कह दिया कितना आ गया आपके पास में साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, 1 2 और ये इंटरसेक्ट नहीं थे, ये 2 नोड्स आ गए। क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब थर्ड ग्राफ है आपके पास विच इज आरपीडीएफ वर्सेस आर। इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर इंटू डी आर वर्सेस आर। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा क्या मतलब है बेटा इसका, तो सबसे पहले इसका मतलब समझोगे तभी समझ में आएगा इसका ग्राफ 0 से शुरू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो। देखो तो मैंने कहा मान लो मेरे पास में ये न्यूक्लियस है और ये उसके चारों तरफ कुछ एरिया है या शेल्स मान लो आप, ठीक है। तो मैंने कहा इस डिस्टेंस आर के ऊपर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया साई स्क्वायर आर विच इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैंने कहा अगर इस डिस्टेंस के ऊपर मैंने आर डिस्टेंस के ऊपर मैंने निकाल ली है क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैंने कहा अगर इसको इस डी आर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस डी आर डिस्टेंस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने कहा इस ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने कहा 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और इस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल में निकालना है तो कितनी लेंथ है, डी आर लेंथ है। तो मैंने कहा लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, वो वॉल्यूम में चेंज हो गया। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये चेंज हो जाता है आरपीडीएफ में विच इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या है ये बिल्कुल ऐसा ही है। समझो कि मान लो आप हो, यहां पर आपका घर है, ठीक है, समझ गए। मैंने कहा कि आप गए किसी शॉप के ऊपर, किसी शॉप पर गए, आपको दिए मैंने एक 500 रुपए के गांधी जी। कितना रुपए दिया मैंने आपको, 500 रुपए के गांधी जी दिए। आपने ये 500 रुपए खो दिए। इस पूरे रास्ते में आप गए शॉप पे तो आपने ये 500 रुपए का नोट गिरा दिया। क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो आप इसको घर के आसपास ढूंढे इस एरिया में, हो सकता है आप इस डिस्टेंस पर भी ढूंढने की प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा अगर आप इस पूरे एरिया के अंदर प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि क्या 500 रुपए इस पूरे एरिया में तो मिल सकते हैं ना, आप इस पूरे डिस्टेंस पर ट्रैवल किया है आपने, तो ये 500 रुपए अगर आप इस पूरे एरिया में देखेंगे तो क्या आपने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी, अपनी एरिया बढ़ा दिया, हाँ या ना। 500 रुपए ढूंढने का एरिया आपने बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गई, आपकी आरपीडीएफ हो गई। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये एरिया क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पैसे के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप इस एरिया में ढूंढेंगे 500 रुपए तो प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि आपका एरिया छोटा है फाइंडिंग का। मैंने कहा इस एरिया में ढूंढेंगे तो इस पूरे एरिया में ऑलरेडी ये वाला तो इंक्लूड हो चुका है, तो ये तो ऐड होगा इस वाले एरिया के अंदर, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी आरपीडीएफ आएगा वो ज्यादा आएगा। इसमें और आपने एरिया इंक्रीज कर दिया तो इसमें और ज्यादा क्या आएगा, आपका आरपीडीएफ आएगा। यस सर। तो मैंने कह दिया बिल्कुल ऐसा ही है ये, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आरपीडीएफ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैंने कह दिया कि ये क्या होती है आरपीडीएफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन
in a spherical shell. ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आरपीडीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आरपीडीएफ के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इसके वॉल्यूम से, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर इनटू किस स्फेरिकल शेल में निकालना है, डीआर लेंथ के, तो आपने डीआर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, आरपीडीएफ क्या हो गया आपका ये, तो आपने कह दिया आरपीडीएफ को लिख सकते हैं आप 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर इंटू डी आर, ये आ गया आपका आरपीडीएफ। क्लियर है? तो मैंने कहा जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपका आरपीडीएफ बढ़ता जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वहां पर इससे पहले जो दो ग्राफ पढ़े आपने, वेव फंक्शन और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अंदर, वहां पर एस का ग्राफ 0 से शुरू नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर एस का ग्राफ भी 0 से शुरू होता है। क्यों? तो मैंने कहा वहां पर तो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे थे साई आर वर्सेस आर में, या फिर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर में, वहां पर साई आर के अंदर कोई भी आर फंक्शन नहीं था, तो वहां पर आर इक्वल्स टू 0 पुट करने पर साई 0 ही नहीं हो रहा था, हमेशा पॉजिटिव था, हमेशा कुछ ना कुछ साई तो आ ही रहा था, है ना। तो मैंने कहा वहां पर तो साई कभी भी 0 नहीं था, इस वजह से आपका ग्राफ कहां से शुरू हो रहा था, मैक्सिमम से शुरू हो रहा था। बट इस बार मैंने साई को मल्टीप्लाई कर दिया है इस फैक्टर से, क्या इसमें आर है, आर की वैल्यू 0 पुट करते ही 0 की पावर कितनी भी रखो हमेशा आंसर कितना आता है 0, तो सही क्या हो जाएगा 0। तो मैंने कहा इस बार आपका जो एस पी डी एफ सबके ग्राफ कहां से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। कहां से 0 स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। आइए मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जांपल है 1s 2p 3d और 4f, ये है। ठीक है, तो मैंने कहा रेडियल नोड्स कितने आए हैं इसमें 0, मैंने कहा ग्राफ सबका कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, ये आ गया आपका आरपीडीएफ वर्सेस आर। मान लो आपके पास एग्जांपल है 2s 3p 4d एंड 5f, तो ग्राफ कैसा आएगा आपके पास, रेडियल नोड्स कितनी आएंगी, एक, आपने कह दिया आरपीडीएफ वर्सेस आर, ग्राफ कैसा आएगा, एक नोड है तो ये एक नोड ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा अब क्या होगा, आरपीडीएफ बढ़ेगा। मैंने कहा आपके पास एग्जांपल है 3s 4p 5d एंड 6f, रेडियल नोड्स कितनी होंगी, 2, तो मैंने कह दिया ग्राफ क्या आ जाएगा 1 2, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये दो रेडियल नोड्स आ गई। क्लियर इतनी सी बात, चले आगे चले। तो ये थे आपके ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेई 2027 एंड नीट 2027 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मास का इक्वेशन पढ़ेंगे कि अगर मैंने आपको कोई वेव फंक्शन दिया तो उससे आप n L और m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या चीजें आप यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होने वाली स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट लेक्चर होने वाला है, बधाई हो आपको, लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं आप। ठीक है, और लेक्चर हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमारा क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, चैप्टर एकदम एंड में है। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली जेई मेंस एंड जेई एडवांस, क्रूशियल टॉपिक, बहुत फेवरेट है एडवांस का ये टॉपिक, मास्टर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको चैनल और वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।